मैं हूं आपके साथ जागृति। रुक कर लेते हैं खबरों का। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में हरियाणा का जलवा बरकरार है। खेलो इंडिया के चौथे दिन भी हरियाणा पदक तालिका पर नंबर 1 पर रहा। वहीं आपको बता दें कि अभी तक हरियाणा के खिलाड़ी 29 गोल्ड, 23 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज मेडल ला चुके हैं। कुल मिलाकर हरियाणा ने 85 मेडल अपने नाम किए, जबकि महाराष्ट्र ने 71 मेडल जीते, जिनमें 25 गोल्ड, 25 सिल्वर, 21 ब्रॉन्ज मेडल है। वहीं मणिपुर ने 12 गोल्ड, 3 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते और पदक तालिका में 17 मेडल के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके अलावा तमिलनाडु ने 8 गोल्ड, 9 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते और तमिलनाडु ने कुल 21 मेडल अपने नाम किए। और इसी के साथ पंजाब ने 7 गोल्ड, 5 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए और कुल मिलाकर पंजाब को 19 मेडल मिले हैं। जितने भी मेरे मुकाबले हुए मैंने सब 8-0 से कंप्लीट किए थे और मेरा जो फाइनल मुकाबला हुआ था वो दिल्ली वाले के साथ था, वो भी मैंने 8-0 से जीता। तो हरियाणा ने कुश्ती में 16 गोल्ड और 10 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इसके अलावा योगासन में हरियाणा ने 1 गोल्ड और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। वहीं साइकिलिंग में हरियाणा ने 2 गोल्ड और 6 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं। गतका में हरियाणा ने 1 गोल्ड, 3 सिल्वर मेडल अपने नाम किए हैं। शूटिंग में हरियाणा ने 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वहीं थांग ता में 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल हरियाणा के खाते में आया है। वेटलिफ्टिंग में हरियाणा ने 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। एथलेटिक्स ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बैडमिंटन में हरियाणा ने 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। जिम्नास्टिक में हरियाणा ने 1 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। तो वहीं कबड्डी में हरियाणा ने 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल पर अपना कब्जा किया है। वॉलीबॉल में हरियाणा ने 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। तो वही हरियाणा पदक तालिका में नंबर 1 पर है 85 मेडल के साथ। वही महाराष्ट्र 71 मेडल के साथ दूसरे नंबर पर है और मणिपुर 17 मेडल के साथ तीसरे नंबर पर पदक तालिका में है। इसी के साथ तमिलनाडु 21 मेडल के साथ चौथे नंबर पर पदक तालिका पर है और पंजाब 19 मेडल्स के साथ 5वें नंबर पर पदक तालिका में है। हरियाणा सरकार की देखरेख और सीएम के प्रयासों के चलते खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी कर रही हरियाणा ने जहांगीर पंचकुला के ताऊ देवीलाल खेल परिसर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लुक दिया है। वहीं दूसरी ओर दिन भर की प्रैक्टिस और मुकाबलों की थकान दूर करने के लिए खिलाड़ियों के लिए वेलकम चैंपियंस नाइट का आयोजन किया है। स्पोर्ट्स एक्सपो की देखरेख कर रही सचिव ने वेलकम चैंपियंस नाइट के पहले दिन हरियाणवी नाइट का आयोजन किया था, जिसमें हरियाणा के लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। उसके बाद दूसरे दिन इंडियन कल्चरल नाइट का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र व अन्य राज्यों के कलाकारों ने प्रस्तुति दी। और तीसरे दिन हरियाणा मूल के कलाकार पद्मजीत सहरावत ने विशेष प्रस्तुति देकर खिलाड़ियों और दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। ये चैंपियंस नाइट लोगों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बनी। उसी को मिलता है जो बीज बोता है।
कुश्ती में अपनी छाप छोड़ने के बाद अब हरियाणा ने एथलेटिक्स में भी गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। पंचकुला में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दौरान 110 मीटर हर्डल रेस में मोहित ने जीत दर्ज की और हरियाणा की झोली में एथलेटिक्स में एक और गोल्ड मेडल डाल दिया। मोहित ने 13.62 सेकंड में अपनी रेस पूरी कर राजस्थान के माधवेंद्र को मात देकर ये मुकाम हासिल किया है। पंचकुला में ट्रैक एंड फील्ड के पहले मुकाबले में एथलीटों की पदक सेरेमनी में पंजाब के राज्यपाल और यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने शिरकत की। इसके बाद उन्होंने स्टार वैज्ञानिक प्रशिक्षण और पुनर्वास केंद्र का दौरा भी किया। यह उत्तरी भारत का पहला ऐसा केंद्र है जहां खिलाड़ियों के लिए आधुनिक सुविधा होगी। वहीं राज्यपाल ने पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल किए गए देसी खेलों में से एक मलखम कोर्ट का भी दौरा किया और वहां मलखम पर खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखा। बता दें कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स को लेकर ताऊ देवीलाल खेल परिसर को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार तैयार किया गया है। सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, एलिवेटेड ट्रैक और सेंड ट्रैक एथलेटिक्स को पहले पसंद बन चुका है। वही एथलेटिक्स से जुड़ी भारतीय खेल फेडरेशन के तकनीकी और खेल विशेषज्ञों की नजर एथलेटिक्स के प्रदर्शन पर रही और उनका लक्ष्य आने वाले ओलंपिक के साथ बड़ी प्रतियोगिताओं का चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने विभिन्न विभागों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान करोड़ों रुपए की परियोजनाओं को लेकर चर्चा की गई, जिसमें सीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अलग से एक पोर्टल बनाया जाए और जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे होते हैं उन्हें पोर्टल पर अपलोड किया जाए। साथ ही सीएम ने कहा कि शहरों के साथ साथ गाँव को जाने वाली 10 किलोमीटर तक की सड़कों को चौड़ा कर 4 लेन बनाया जाए, वही जिससे प्रदेश भर में शहरों के चारों ओर एक जैसा सौंदर्यकरण होने के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों का कायाकल्प भी होगा। मुख्यमंत्री ने बिजली निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने के कार्य में तेजी लाई जाए। इस योजना का लाभ नागरिकों को मुहैया करवाने के लिए दी जा रही 5% की छूट का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए। इस योजना के तहत प्रदेश में 10 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। आगामी 19 जून को होने वाले 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिका चुनाव के संबंध में सभी चुनाव पर्यवेक्षकों की बैठक हुई। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये बैठक ली। इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनरल पर्यवेक्षक, पुलिस पर्यवेक्षक और उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और रिटर्निंग ऑफिसर शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सभी पर्यवेक्षक जिला उपायुक्त के साथ समन्वय करके कार्य करें। इसके साथ साथ राज्य चुनाव आयोग में समय पर सभी रिपोर्ट भेजे। चुनाव संबंधी रिपोर्ट भेजने में किसी तरह की कोई लापरवाही न बरती जाए। उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है, ऐसे में सभी पर्यवेक्षक सुनिश्चित करें कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न हो और सही तरीके से पालन हो। यदि कोई उम्मीदवार सरकारी संपत्ति पर पोस्टर आदि चिपकाता है तो उस पर कार्रवाई की जाए। सभी जिला उपायुक्त ये सुनिश्चित करें कि किसी भी जिले में ईवीएम की कोई कमी नहीं रहे। यदि कहीं कमी है तो तत्काल आयोग को सूचित करके इसकी कमी पूरी की जाए। चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों एवं संबंधित राजनीतिक दलों को भी ईवीएम दिखाई जाए। राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हरियाणा राज्य की नगरपालिका चुनाव को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। पुलिस प्रशासन के मुताबिक पूरे पुन्हाना शहर को आने वाले कुछ घंटों में सील कर दिया जाएगा और वहीं अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाएगी। चुनाव में शराब और धन का इस्तेमाल न हो, इसके लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस ने जवान तैनात किए हैं।
और शमशेर सिंह पुन्हाना ने पत्रकारों को बताया कि फिलहाल 3 नाके पुन्हाना शहर में लगाए गए हैं जिन पर वाहनों की चेकिंग हो रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव को देखते हुए लाइसेंसी हथियारों को जमा कराया जा रहा है और जल्द ही पुन्हाना शहर की पूरी सीमा को सील कर दिया जाएगा और पुलिस जवानों की तैनाती की जाएगी। आपको बता दें कि पुन्हाना शहर में कुल 15 वार्ड है और पार्षद के लिए 55 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। चेयरमैन के चुनाव के लिए 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और चुनाव में आमजन पूरी निष्पक्षता के साथ मतदान कर सके, इसके लिए पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। पुन्हाना में नगर पालिका के लिए 19 तारीख को चुनाव है, जिसके कल ही सभी को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जा चुके हैं और इस संबंध में हमने पूरी तैयारी कर ली है। अभी तक हमारे सिटी पुन्हाना के एरिया में 3 नाके लगाए गए हैं। अभी आज या कल में पूरा पुन्हाना के नगर पालिका के एरिया को सील कर देंगे ताकि कोई अवैध गतिविधि ना हो। इसमें यही शिकायत आती है भाई कोई कैंडिडेट है, कोई शराब बांट रहा है या कोई पैसे वगैरह बांटने की कोशिश कर रहा है। भिवानी सीआईए 1 पुलिस ने एक ऐसे लुटेरे गिरोह का भंडाफोड़ किया जो अपने घर चलाने के लिए अन्नदाता की साल भर की मेहनत को मिनटों में चुरा ले जाता था। पुलिस ने इस बवारिया गिरोह की सरगना सहित 5 चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश अलग अलग गांव जाकर खेतों में रेकी करते और रात को किसानों की निकाली हुई फसलों को चुरा ले जाते और फिर किसान बनकर उसे बेच देते थे। तो भिवानी में सीआईए 1 की गिरफ्त में शातिर लुटेरे आए हैं जहां पर किसानों की फसल चोरी ये किया करते थे और पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं रात में फसल चोरी करते थे और दिन में इनको किसान बनकर इनको बेचा करते थे। कल हमने सरसों चोरी में 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक जो गिरफ्तार किया बंसीलाल को हमने झांझड़ा से गिरफ्तार किया है और 2 हैं जो ओम प्रकाश और कुलदीप है, इनको हमने बड़वा से गिरफ्तार किया है। संदीप और रविंदर है, इनको हमने फारसी अपने हिसार से गिरफ्तार किया। इनसे करीबन हमने 32 कट्टे जो सरसों है वो बरामद किए है। ये बैरान गांव से बैरान गांव के खेतों से इन्होंने ये चोरी कर रखे थे। इन्होंने 11 कट्टे दरियापुर की एक वारदात मानी है और डिगावा जाटन और डिगावा सामियान में इन्होंने दोनों जगह से 19 कट्टे चोरी कर रखे थे। रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट 0.50% बढ़ाए जाने के बाद निश्चित तौर पर लोन महंगा होगा और व्यापारियों के साथ साथ उन लोगों को परेशानियां बढ़ जाएंगी जिन्होंने बैंकों से लोन ले रखा है या फिर लिमिट बनाई है। रिजर्व बैंक द्वारा लिए गए फैसले के बाद व्यापारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। व्यापारियों ने कहा कि वो पहले ही कोरोना की मार झेल रहे हैं और ऐसे में रेपो रेट बढ़ाकर सरकार ने व्यापारियों को खत्म करने का काम किया है। व्यापारियों ने कहा कि काम नहीं है और न ही वो कर्मचारियों की सैलरी दे पा रहे हैं। सरकार को बढ़ाए गए रेपो रेट पर पुनः विचार करना चाहिए। रेपो रेट बढ़ाया ठीक है, लेकिन इसके साथ रेपो रेट बढ़ने के साथ साथ हमें बेसिक बेनिफिट मिलते, तो मैं सोचता कि रेपो रेट बढ़ा एक अच्छा है। लेकिन एट दैट टाइम रेपो रेट बढ़ने का मतलब हमारी एजुकेशन बहुत कॉस्टली हो जाएगा, हमारा खान पान बहुत महंगा हो जाएगा, हमारी इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस बहुत महंगी हो जाएगी, जिसका एक नॉर्मल आदमी अपने आप को सर्वाइव नहीं कर जा पाएगा। श्रीमान जी, जो रेपो रेट जो आज बढ़ाया है सरकार ने, रेपो रेट जो बढ़ाया है, व्यापारी वर्ग को इस तरीके से पीस दिया कि नाना पाटेकर का एक डायलॉग था, अरे कीड़े मकोड़ों की तरह दुनिया जिएगी, इसको जीने दो, जैसे मर्जी करो, लेकिन राजनेता लोग ऊपर बैठे अपना कानून चलाते रहे। निसंदेह इससे बाजार में लिक्विडिटी और टाइट होगी। जो कैश का फ्लो है बाजार में ऑलरेडी बहुत तंगी है, बाजार में ग्राहक नहीं है। छोटा व्यापारी, मझोला व्यापारी इस चीज़ से नुकसान उठाएगा। ब्याज दर बढ़ने से बहुत नुकसान होगा और जो छोटे उद्योग हैं, छोटी दुकानें हैं, उनके खर्चे ऑलरेडी इतने ज़्यादा हैं कि वह अपना सही ढंग से अपने व्यापार को चला भी नहीं पा रहे। तो इससे महंगाई भी बढ़ेगी, व्यापारी भी परेशान होगा, मध्यम वर्ग वैसे ही परेशान है। हालात नहीं है इस समय व्यापार के।
सोनीपत के शहजादपुर गांव के सुनील ने प्रशासन द्वारा कार्रवाई न की जाने को लेकर कोर्ट परिसर में सुसाइड कर मौत को गले लगा लिया था। सुनील की मौत ने प्रशासन को कई सवाल के कटघरे में खड़ा कर दिया है। सुनील की मौत के बाद न केवल पुलिस प्रशासन बल्कि सोनीपत के तहसीलदार समेत कई अन्य लोग संदेह के घेरे में हैं। मृतक सुनील की मौत के बाद परिवार समेत समाज के काफी लोग न्याय के लिए पुलिस प्रशासन के दरवाजे पर कई बार अपील कर चुके हैं, लेकिन जहां सुनील ने मरने से पहले सुसाइड नोट लिखा था, एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें उन्होंने संबंधित आरोपियों के नाम बयान दिए थे। हालांकि पूरे मसले को लेकर और ये इनके साथ नाजायज हुआ है, जिसका लोन ले रखा है वो जमीन और वो रजिस्ट्री होने लगी है, तो इसका मतलब ये किसकी गलती है? वो तहसीलदार की गलती है या पटवारी की गलती है या किसकी गलती है? या वैसे दस्तक करवा लिए या दस्तक हुए या ना हुए वो तो सरकार जाना आगे मुकदमा जाने। लेकिन अभी फिलहाल जो मरने वाला है उसके साथ में जो न्याय है वो सबसे बड़ा है उस परिवार के साथ। परिवार के साथ सरकार लेनी चाहिए हमदर्दी। वो हमदर्दी करके उसको 1 करोड़ कम से कम 1 करोड़ रुपया और उसका रोजगार, सरकारी रोजगार उसको मिलना चाहिए। मैं आपको बता दें कि खबर आपको बता रही थी, जहां सोनीपत के ककरोई चौक पर स्थित ब्राह्मण धर्मशाला में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए मीटिंग का आयोजन किया गया और ऐलान हुआ कि आने वाले 12 जून को गांव शहजादपुर में सुनील के न्याय के लिए पंचायत होगी। वही मीटिंग के दौरान प्रदेश से मांग की गई कि मृतक के परिवार के आश्रितों का 1 करोड़ रुपए का सहायता राशि दी जाए। वहीं पीड़ित परिवार के एक सदस्य बयाना चौकी बयाना चौकी के सामने प्रदर्शन किया। चोरी की वारदातों को लेकर किसानों ने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए। किसानों के प्रदर्शन की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सतपाल सिंह मौके पर पहुंचे और चोरों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन देकर किसानों को शांत किया। वहीं भारतीय किसान यूनियन नेता मंजीत लालर का कहना है कि आए दिन इस तरीके की जो घटनाएं हो रही है उसके कारण किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खबर तौशाम से है, जहां बिजली बोर्ड के प्रांगण में एसकेएस के तत्वाधान में कर्मचारियों की एक खंड स्तरीय कन्वेंशन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता खंड प्रधान विजयवीर नैन ने की। वहीं ऑल इंडिया सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एसकेएस के राज्य प्रधान सुभाष लांबा ने मुख्य वक्ता के तौर पर शिरकत की। उन्होंने संबोधन में कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की नीति कर्मचारियों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, छात्रों और समाज के खिलाफ है। आज आम आदमी का जीना दूभर हो गया। उन्होंने अपने संबोधन में आगे बताया कि ये सरकार चंद पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली बनी हुई है और पिछली सरकारों द्वारा बनाए गए सरकारी उपक्रमों को कोडियों के भाव अपने चाहतों को बेच रही है, जिसके चलते भारत की आर्थिक दशा डगमगा गई है। समाज का हर वर्ग सरकार की जन विरोधी नीतियों का एकजुट होकर मुखालफत करता है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार और केंद्र सरकार पुरानी पेंशन बहाली को लागू करे। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश व्यापी कार्यक्रम के तहत ये हमारी जो खंड कमेटी है उसके बैनर तले ये आम सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी विभागों के कर्मचारी सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए। और जो ये अभियान हमारा चल रहा है इसमें जो नेशनल मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना जो चालू वित्तीय वर्ष में 6.5 लाख करोड़ रुपए इसके द्वारा एकत्रित करने हैं, जिसके तहत
बड़े पूंजीपतियों को ये जो नवउदारीकरण का जो दौर है उसमें प्राकृतिक संपदा, जन सेवाएं, सरकारी विभाग यानी कि जो 70 साल में जनता ने खड़ा किया था उसको बेचा जा रहा है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। आत्मनिर्भरता के नाम पर देश की परिसंपत्तियों को बेचना ये बहुत ही शर्मनाक है। रोडवेज वर्कर यूनियन से साथी नरेंद्र विरोधी हमारे भाईचारा आया हुआ है, उनको भी धन्यवाद करती हूँ। गुरुग्राम में क्राइम ब्रांच ने लूट के बाद हत्या मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाई है। क्राइम यूनिट सेक्टर 31 ने लूट और हत्या के मामले में यूपी के कासगंज के रहने वाले 3 हत्यारोपी अनुभव, विजय और रवि को गिरफ्तार कर ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया। बीते 21 और 22 मई की रात 22 साल के आशीष की उस वक्त हत्या कर दी गई जब आशीष अलियार ढाणी में अपनी शॉप बंद कर घर की तरफ जा रहा था और पुलिस की माने तो मृतक अपने मंगेतर से फोन पर बात करता हुआ जा रहा था। तभी पहले से घात लगाए अनुभव, रवि और विजय ने आशीष पर हमला बोल दिया। वहीं एसीपी क्राइम ने बताया कि दिन में मानेसर की कंपनी में वो काम करता था। सुनसान इलाके में लूट और हत्या जैसी वारदातों को अंजाम ये देते आ रहे हैं। ये दिनांक 21-22 की जो रात थी उसको एक व्यक्ति की तेजधार हथियारों से गांव पहुंचा के और उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में केस रजिस्टर करके और आईएमटी पुलिस स्टेशन में आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। और हमारी क्राइम टीम 31 ने एसएचओ आईएमटी के साथ विचार विमर्श करके और उसमें बेहतरीन तालमेल के साथ बढ़िया काम करते हुए उसमें 3 जो आरोपी शामिल थे उनको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आज ये हमने उनको गिरफ्तार किया। ओल्ड फरीदाबाद में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। मामला शहर की खतरीबाड़ा कॉलोनी का है, जहां पारिवारिक विवाद के चलते एक महिला ने दूसरी महिला की बैट से पिटाई कर दी। वही घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक बैट से पीटने वाली महिला दूसरी महिला की चचेरी सास है और जिस महिला को पीटा जा रहा है उस महिला के पति का देहांत हो चुका है और महिला एक अपनी बेटी के साथ यहाँ रहती है। लोगों की माने तो सास आए दिन किसी न किसी बात को लेकर इस महिला से लड़ती झगड़ती रहती है। फिलहाल घायल महिला ने अपनी चचेरी सास के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करा दिया है और वही पुलिस भी वीडियो के आधार पर अपनी आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खबर पलवल से है, जहां महिला सेल ने घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना से संबंधित मामलों में सराहनीय कार्य करते हुए 139 परिवारों का सामाजिक स्तर पर समझौता कराया है। महिला सेल प्रभारी उप निरीक्षक रजमा देवी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल के दिशा निर्देश पर पलवल पुलिस ने आपसी मतभेदों को दूर कर परिवारों को बिखरने से बचाया है। गर्मी की मार से बल्लभगढ़ शहर के व्यापारी भी बेहाल हैं। दिन के समय भीषण गर्मी होने की वजह से बाजार वीरान हो चुके हैं। ग्राहकों के न आने से व्यापारियों के कारोबार में 90% गिरावट आ गई है। व्यापारियों का कहना है कि इस गर्मी ने दुकानदारों को एक बार फिर से लॉकडाउन के दिनों की याद दिला दी है। इतनी बढ़ रही है, पहली बात तो ना तो ग्राहक है और उसके अलावा दुकानदार खुद परेशान हो रहा है। दुकानदार बैठ के उल्टा बीमार और हो रहा है। उनके के नीचे बैठ जाए तो परेशानी, कूलर के नीचे बैठ जाए तो भी परेशानी। उसने बाहर भी निकलना है, अंदर भी आना है, बाहर भी खड़ा होना है, ग्राहक को भी देखना है, ग्राहक है भी नहीं। अब जैसे शादी का सीजन चल रहा है तो दुकानदारी हो पा रही या नहीं हो पा रही? शादी का सीजन है, इस सीजन में तो ग्राहक का नाम निशान भी नहीं है जी। जब शादी का सीजन होता है तो ग्राहक आने चाहिए थे, उल्टा
ग्राहक तो है ही नहीं बिल्कुल भी, कई दिन से ग्राहक नहीं है। पता नहीं शादी का सीजन कैसा है ये। गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा 44 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और इतना लू है, इतनी गर्मी है, इसमें कस्टमर बाहर ही नहीं निकल रहा। जो भी है कस्टमर शाम को या सुबह सुबह थोड़ा बहुत जो निकलता है। गर्मी में काम धंधा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे ही कुछ कोरोना की वजह से शादियाँ हैं, इसी हिसाब से हमें लगता है कि 50% का काम रहेगा और 50% में भी कोई कस्टमर अगर लग गया तो लग गया, नहीं तो मुझे तो ये मई जून में सबसे तगड़े साए रहते हैं और सबसे अच्छा काम रहता है। बुलेटिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।